हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज हम आपके लिए एक अनाउंसमेंट एज वेल एज एक क्लास लेकर के आए हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि अगर आप एलएलबी थर्ड सेमेस्टर में हैं या फिर किसी भी एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर ऑड सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट में हैं या थर्ड में ही है। मेनली तो फर्स्ट और थर्ड की हमारे यहाँ क्लासेस जो है वो प्रोवाइड होती हैं। अभी फिफ्थ सेमेस्टर अभी आना बाकी है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या आप थर्ड सेमेस्टर में हो एलएलबी के 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम के, तो हमारे यहाँ एक बैच है, सारथी बैच। आप लोग में से बहुत लोग ने ज्वाइन भी किया होगा और जानते भी होंगे। फिर से आज एक बार आप जानकारी ले लीजिए इसके बारे में, क्योंकि अब आपका सेमेस्टर जो है वो धीरे धीरे बहुत नज़दीक आ रहा है। ठीक, मोस्ट प्रोबेबली आपके दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं और अब समय बहुत कम बचा हुआ है। आपको एक अच्छा जो है रिवीजन अब करना पड़ेगा, एक अच्छा रिवीजन करना पड़ेगा और क्विक रिवीजन करना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपको हेल्प लेनी है या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और सब्जेक्ट्स में हेल्प लेने की ज़रूरत है, तो आप हमारा सारथी बैच जो है टारगेट गुरुकुल पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप टारगेट गुरुकुल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और वहाँ से आप किसी भी कोर्सेज में, वो वेरियस कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे कोर्सेज जाके आप सेलेक्ट कीजिए, पेमेंट कीजिए, वहाँ पे आपको सारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर हो चुके हैं अभी तक वो मिल जाएंगे। और साथ में जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम आते जाएंगे वैसे वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर्स में, लाइव लेक्चर्स में आपको पूरा कवर कराया जाएगा। ठीक है। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो अभी ये डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, वो है 349, यानी कि 349 में आपको एलएलबी थर्ड सेमेस्टर का पूरा प्रिपरेशन बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, और साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर जो होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का। और ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का अपना पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपने प्रीवियस क्लासेस में। आज जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है जिससे हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, वो है हमारा प्रश्न 4 या क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा देखिए। आई होप आपको नीचे दिख रहा होगा। Explain the difference between Indian law and English law regarding the principle of election। आप प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन जो है, अगर आपने पहले कभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ लिया है तो उसमें आपने सेक्शन 35 अगर देखा होगा तो वो इलेक्शन के बारे में बात करता है। उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि पहले तो बता दो कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या है, और साथ ही में डिफरेंस बताओ कि इंडिया में और इंग्लिश लॉ, मतलब इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन को कैसे समझा जाता है। ओके। और इसी को अगर हिंदी में देख लिया जाए, कई तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन आंसर आपको एक तरह लिखना है ऑलमोस्ट, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देखो हिंदी में, देखो, निर्वाचन के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का आधार है, यदि कोई व्यक्ति एक प्रलेख के अंतर्गत लाभ ग्रहण करता है तो उसे उसका भार भी वहन करना चाहिए। स्पष्ट कीजिए। देखो भाई, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने बैच में आपके बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अगर आपने बैच लिया हुआ है तो उसमें ये है कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी दी जाती है तो वो तो या तो आप उसको पूरे लाइबिलिटी और राइट दोनों के साथ लीजिए, कमियां भी आपकी और बुराइयां भी आपकी। मतलब कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी से लाभ उठा रहे हो तो उसका जितना भी खर्चा है, जितना भी लॉसेस है, वो भी आपको अकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको इलेक्शन करने का, चुनाव करने का मौका दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि आप हर एक प्रॉपर्टी में से अच्छी अच्छी चीज़ें चुन लेंगे और बुरी चीज़ें या फिर जो भार दायित्व वाली चीज़ें हैं उसको छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब समझिए कि निर्वाचन का सिद्धांत का आधार क्या है, क्यों डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन बनाया गया। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का पार्ट सेकंड, यदि कोई व्यक्ति प्रलेख के अंतर्गत, मतलब उसको कोई प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करी जाती है के अंतर्गत लाभ ग्रहण करता है तो उसे उसका भार भी ग्रहण
करना पड़ेगा या भार भी उठाना पड़ेगा और इसी को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछ सकता है, जो भी 3-4 तरह के मैनर के क्वेश्चन दिए हैं वो आप जरूर पढ़िएगा और फिर जा करके आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा। तो आंसर में पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि ये जो सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन या सिलेक्शन का, ये क्या है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का सिद्धांत क्या कहता है। सबसे पहले आप ये बताइए क्या कह रहा है। इफ टू ऑप्शंस आर प्रेजेंट बिफोर अ पर्सन एंड, एक मिनट, अगर दो, if two options are present before a person and he has the right to elect one of the two, or there are two situations in which one has to be selected and it is necessary to leave the other. If it is neither possible to use both the option simultaneously nor there is a provisions for using one after the other, then in such a situation election is required. देखो, अब ये इंग्लिश में पढ़ लिया, हिंदी में पढ़ दो। यदि किसी व्यक्ति के समक्ष दो विकल्प उपस्थित हो, टू ऑप्शंस अगर किसी पर्सन के पास अवेलेबल हो तथा उस दोनों में से एक को निर्वाचित करने का अधिकार हो। अब मान लो कि आप इलेक्शन का कॉन्सेप्ट समझो ना, इलेक्शन में कोई दो चीजें आपके सामने रखी गई हैं, उन दो चीजों में से आपको क्या करना है, किसी एक को चुनना है। ऐसा नहीं कि दोनों को आप चुन लेंगे, ठीक है ना, किसी एक को आपको चुनना है। वही कह रहा है तथा उस दोनों में एक को निर्वाचित करने का अधिकार हो, मतलब दोनों में से एक का आपको चुनने का अधिकार हो, अथवा कोई ऐसी दो परिस्थितियां सम्मुख है और उस जो भी आप सामान चुनेंगे, ठीक है, जो भी चीज आप चुनेंगे उसके पास कितनी परिस्थितियां रहेंगी, दो परिस्थितियां उसके सामने रहेंगी, जिसमें से एक का चयन करना हो और दूसरे को छोड़ना आवश्यक हो। मतलब दो, कोई भी आप सबसे पहले तो दो चीजों के बीच में इलेक्शन करेंगे, ठीक है। मान लो आपने इसको इलेक्ट कर लिया, अब इसको इलेक्ट करने किससे मतलब नहीं है, इसको इलेक्शन करने के बाद भी दो परिस्थितियां इसकी निकल के आती हैं और इसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाए अगर कि एक चुन लो इन परिस्थितियों में से, मान लो ये सामान आपने चुना तो इसमें से एक परिस्थिति चुन लो, एक परिस्थिति छोड़ दो, ये कह रहा है। एक को चयन करना हो और दूसरे को छोड़ना आवश्यक हो, ये कंडीशन लगा दी गई। दोनों विकल्प का उपयोग ना तो एक साथ संभव हो, मतलब दोनों जो सामान आप चूज कर रहे हो उसके साथ दो परिस्थितियां निकल के आ रही हैं, उन दो परिस्थितियों में से भी आपको सिर्फ एक ही परिस्थिति चुनना है और दूसरा परिस्थिति छोड़ना है। जैसे आपने एक सामान चुना है वैसे ही एक सामान से जुड़े हुए जो भी दो परिस्थितियां हैं उन दोनों में से किसी एक को चुनना है, एक को छोड़ना है। दोनों एक साथ संभव नहीं है कि आप दोनों ले लेंगे, और ना एक का उपयोग दूसरे के बाद करने की व्यवस्था। अब ऐसा भी नहीं है कि पहले हम इसको चुन लेंगे तो पहले हम इस परिस्थिति को चुने हैं, पहले इसको परफॉर्म करेंगे फिर दूसरी परिस्थिति को परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं है, एक ही परिस्थिति को परफॉर्म करना है। हो तो ऐसी परिस्थिति में निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है। समाज के सामान्य जीवन के ऐसे समव्यवहारों की इस प्रकार की घटना का समविवेश विधि शास्त्र द्वारा निर्वाचन के सिद्धांत के अंतर्गत समाहित किया जाता है और यही नॉर्मल लाइफ में इस इंसिडेंट को, इस पूरे ट्रांजैक्शन को, नॉर्मल लाइफ में इस इंसिडेंट को क्या नाम दिया गया टीपीए में, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का। अब आप एकदम लेमन टर्म में समझो, ठीक है। यहाँ पे हम आपको एक इलस्ट्रेशन प्रोवाइड करवा देते हैं, ऑल दो होगा आगे इलस्ट्रेशन, लेकिन फिर भी देखते हैं अगर आगे है तो उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक। अब यहाँ पे समझो, कंडीशन के कुछ फॉलोइंग इलेक्शन के कुछ क्या है, महत्वपूर्ण पहलू हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉलोइंग एक्सपेक्ट है। समझो यहाँ पे पहले एग्जाम्पल, मिस्टर ए है, ठीक है ना, मिस्टर ए को एक कोई प्रॉपर्टी दी जा रही है, कहा जा रहा है या तो तुम प्रॉपर्टी एक्स ले लो या तो तुम प्रॉपर्टी जेड ले लो, ठीक है।
एक कोई एक पर्सन है, इसको एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी में से किसी एक प्रॉपर्टी को चुनना है, या तो वो एक्स को चुने या तो वाई को चुने, ठीक है ना, सॉरी जेड को चुने, ठीक। और इसमें भी दो परिस्थितियां है, कितनी सिचुएशन है, हर एक प्रॉपर्टी में लगी हुई कितनी सिचुएशन है, दो सिचुएशन इसके साथ लगी हुई है। अगर वो z लेगा तो मान लो कोई प्रॉपर्टी है z की, तो z अगर वो प्रॉपर्टी लेगा तो वो घर है और घर वो खंडहर हो चुका है, वो घर तो उसको मिलेगा ही, लेकिन उसका मेंटेनेंस, रख रखाव, ये सब सारी चीजें इंप्रूव करवानी पड़ेगी, मतलब प्रॉफिट भी हो रहा है और कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेगा तब तो उसका काम चलेगा। ओके, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और है एक्स नाम की, और एक्स प्रॉपर्टी के साथ भी दो परिस्थिति निकल के आ रही है। ठीक है भाई, कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी दे दूंगा, लेकिन इस पे 10 लाख का लोन था, 10 में से 5 मैंने चुका दिया है, अगर मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करूंगा, ठीक है, या तुमको दे दूंगा, तो तुमको जितना भी इसका लायबिलिटी इस जमीन से निकल के आ रहा है या इस प्रॉपर्टी से निकल के आ रहा है, उतना तुमको देना पड़ेगा। तो एक तो लाभ की बात हो गई, एक लाभ की बात हो गई, मतलब एक तो आपको क्या मिल जा रहा है, बेनिफिट। दोनों में क्या, दोनों कंडीशन में क्या मिल रहा है, एक में मिल रहा है बेनिफिट और एक में थोड़ा लॉस बियर करना पड़ रहा है, एक में बेनिफिट एक में लॉस। अब ए क्या करेगा, ए सबसे पहली बात तो चुनेगा, या तो वो एक्स चुने या तो वो जेड चुने, ये टोटली इसके ए के ऊपर डिपेंड करता है किसको चुनेगा। और जिसको भी चुनेगा, लेट सपोज ए ने जो है वो जेड को चुना है, ए ने जो है वो जेड प्रॉपर्टी, जेड नाम की जो प्रॉपर्टी है इसको चुन लिया, तो क्या सिर्फ वो घर इसके नाम हो जाएगा, घर के साथ जो कंडीशन लग करके आया था, जो लायबिलिटी आई थी कि घर में कुछ इंप्रूवमेंट कराना पड़ेगा, घर खंडहर हो चुका है, तो क्या ये एक ही लायबिलिटी नहीं बनेगी कि एक तो इसके नाम भी हो गया और दूसरा इसको क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी भी, लाभ भी मिला इसको, और थोड़ा सा उसका उस दायित्व को सहने के लिए या उस दायित्व को निभाने के लिए इसको लॉस भी बियर करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी आती है तो सिर्फ आप लाभ लेकर के निकल नहीं सकते, बल्कि उससे रिलेटेड जितने भी दायित्व है, लायबिलिटी है, यू हैव टू बियर, आपको उसको सहना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे ए ये भी नहीं कह सकता कि ऐसा है एक्स और जेड का दोनों मेरे पास ऑप्शन आया है ना, तो एक्स का बेनिफिट भी ले लेता हूं और जेड का बेनिफिट भी ले लेता हूं और लॉस लॉस छोड़ देता हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है। और ये ऐसा भी नहीं कह सकता कि ऐसा है पहले इस प्रॉपर्टी को मैं किराए भाड़े पे लगा देता हूं, उसके बाद मैं लायबिलिटी जो है वो निभाऊंगा, किराए भाड़े पे लगा देगा और पता नहीं कब उसका मरम्मत होगा, ठीक है, होगा भी कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, मतलब कि जो राइट है, जो आपका बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट और लायबिलिटी आपकी साथ साथ चलेगी, अलग नहीं चलेगी। ऐसा नहीं कि एक को परफॉर्म कर दिया एक का डेट दे दिया, नहीं, जैसे ही आपके पास प्रॉपर्टी आई उससे रिलेटेड लायबिलिटी भी सारी आ गई, या लॉस अगर है उसको अकड़ हो रहा है उस प्रॉपर्टी से, तो वो लॉस भी आपको क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब देखिए कुछ आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन आर इम्पॉर्टेंट, मतलब निर्वाचन के सिद्धांत के निम्न पहलू महत्वपूर्ण है। निर्वाचन के सिद्धांत के लिए कुछ पहलू हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो ये बताता है कि अच्छा ऐसे या इस तरीके से जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन किया जाता है। अगर इसको आप और डिटेल में समझेंगे, बेयर एक्ट की लैंग्वेज में समझेंगे, या फिर बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्ट देख रहे होंगे तो शायद उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो, ठीक है, जो हमारे बैच के बच्चे हैं उन्होंने ये पहले भी पढ़ चुका है तो उनके लिए थोड़ा आसान होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप बेयर एक्ट से एक बार देख लेंगे और उसके बाद समझेंगे तो फिर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो पहला एक्सपेक्ट क्या है, पहला पहलू क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति निर्वाचन कर सकता है जो संपत्ति का स्वामी हो। यदि कई व्यक्ति संपत्ति का स्वामी हो तो सभी निर्वाचन कर सकते हैं। अब कह रहा है कि अ पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कैन इलेक्ट। इफ सेवरल पर्सन ओन द प्रॉपर्टी देन ऑल ऑफ देम कैन इलेक्ट। कह रहा है कि ये जो इलेक्शन है ना, ये जो इलेक्शन है ये उसका मालिक ही कर सकता है, जिसकी प्रॉपर्टी है वो खुद ही
या फिर बहुत सारे लोगों के बीच में प्रॉपर्टी डिवाइडेड है, तो वो सारे लोग ही ये इलेक्शन का सिद्धांत जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो खुद की प्रॉपर्टी पे होना चाहिए, ठीक है, ओनर की। अब दूसरा क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इज एन इक्विटेबल प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये सामयिक सिद्धांत पे चलता है, इक्विटेबल प्रिंसिपल पे चलता है। इक्विटी एंड जस्टिस आप बाद में पढ़ेंगे, या इक्विटी या ट्रस्ट पढ़ेंगे तो आगे जानेंगे कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पे भी ये काम करता है। ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई प्रॉपर्टी आपसे अटैच है तो सिर्फ आप उसका लाभ लेकर के छोड़ नहीं दोगे, बल्कि उसका लॉस भी आप अकर करोगे। जहां वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, ठीक है ना। तो इसी तरह इसमें भी काम है। अगर कोई प्रॉपर्टी है आपकी, तो ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ आप लाभ ले लोगे और उसको छोड़ दोगे, नहीं, लायबिलिटी भी आपकी ही बनती है। ओके, तो इक्विटेबल प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अब यहाँ पे 3 बाई सेक्शन 35 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज बाउंड टू इलेक्ट ओनली। अब यहाँ क्या कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 35 द्वारा संपत्ति का स्वामी तभी निर्वाचन के लिए बाध्य है। कब निर्वाचन के लिए बाध्य है? कब उस प्रॉपर्टी के ओनर को इलेक्शन करना पड़ेगा? तो इन सर्कमस्टांसेस में करना पड़ेगा। पहला, व्हेन सच पर्सन, हिंदी में देख लेते हैं, जब ऐसा व्यक्ति संपत्ति का स्वामी नहीं है, अन्य को संपत्ति अंतरित करने को कहता है। मतलब व्हेन सच पर्सन नॉट बीइंग द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी आस्क अनदर टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ऐसा सिचुएशन कब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का? जब कोई पर्सन जो है वो किसी प्रॉपर्टी का जो है ओनर नहीं है, स्वामी नहीं है, लेकिन वो कहता है कि तुम प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर दो किसी को। तो ऐसा इलेक्शन का निकल करके आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन उसमें तब आता है लाइट में। अब दूसरा बी क्या कह रहा है कि द ट्रांसफरर गिव्स अ बेनिफिट टू द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांसफर ट्रांजैक्शन। कह रहा है कि उसी अंतरण के समव्यवहार के रूप में अंतरणकर्ता संपत्ति के वास्तविक स्वामी को लाभ देता है। और जिस भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है, मान लो ओनर जो है, ओनर अपनी प्रॉपर्टी जिस भी उसको ट्रांसफर कर रहा है, जिस भी व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा है, एक होता है ट्रांसफरर, एक ट्रांसफरी, ठीक है। तो ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफरर वो होता है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा। मतलब ओनर जब भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा तो उससे वो तुरंत ही बेनिफिट लेने का क्या होगा, अधिकार रखेगा सेम ट्रांजैक्शन में। और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई और दायित्व होगी, लायबिलिटी होगा, तो उसको कौन वहन करेगा? वो वहन करेगा उसका ओनर, ठीक है। अगर आप मान लो किसी से कोई सामान लेते हो, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लेते हो, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाउस टैक्स आता है, हाउस टैक्स लेते हो आप, किसी से घर लेते हो, वो आपको घर बेचता है, ठीक। तो जो ट्रांसफरर है, ओनर जो है, उस केस में ट्रांसफर है, आपको ट्रांसफर कर रहा है, और उस पे मान लो 10,000 या 8,000 जो हाउस टैक्स है वो बाकी है, ठीक है। अब आपने पैसा जो तय था एज अ ट्रांसफरी, आप खरीद रहे हो अगर प्रॉपर्टी, तो आप उसको जो भी तय पैसा है वो दे दोगे। अब ट्रांसफरर यानी जो ओनर था पहले, उसका क्या बनता है लायबिलिटी, कि उसके प्रॉपर्टी पे जो भी दायित्व था वो उसको क्या करे, फुलफिल करके आपको दे। तो अगर उसको उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट मिल रहा है, तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर लायबिलिटी है, वो भी किसको ही वहन करना पड़ेगा, उसी ओनर को वहन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या पहलू है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का, रेटिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्शन। तो अनुसमर्थन निर्वाचन से अलग होता है, ये पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्या कह रहा है, निर्वाचन का सिद्धांत उन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। कहां पे निर्वाचन का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन लागू नहीं होता, जरा देख लो, जिसमें निर्वाचन करना असंभव हो। निर्वाचन करना क्या है भाई, यहाँ पे असंभव है। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के लिए अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, जब आप 10 में जाओगे, टीपीए का सेक्शन 10 देखोगे, तो उसके अनुसार यदि विवाहित महिला के
अंतरण के अधिकार को सीमित कर दिया जाए तो वह विधिक अंतरण नहीं कर सकती, अतः उसके द्वारा अंतरण भी संभव नहीं होगा। जैसे मान लो कि किसी भी महिला को शादी में शादी के बाद क्या कर दिया जाता है, उसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाती है, उसके नाम पे कर दी जाती है, लेकिन इस कंडीशन के साथ करी जाती है कि तुम ये प्रॉपर्टी दूसरे को जो है वो नहीं बेच सकती। तो उस प्रॉपर्टी पे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन वो महिला परफॉर्म नहीं कर सकती और ना ही वो प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर सकती है विवाहित महिला। ठीक है ना। चलिए, तो ये कहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन नहीं हो सकता, ये आप देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू, ये भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यानी कि धारा 35 के अनुसार जहां की कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति अंतरित करने का प्रवंजना करता है, ठीक है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन वेयर अ पर्सन अंडरटेक्स टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी विच ही हैज नो राइट टू ट्रांसफर एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन confirm confers any benefit to the owner of the property, such owner will have to elect whether he or then क्या कह रहा है, ratifies or dissent from such transfer, and thereafter in said case he shall renounce the benefit so conferred, and the benefit so renounced shall apply to the transaction or his representatives as if he had नॉट बिन डिस्पोज्ड। अब मान लो क्या कह रहा है, इतनी बड़ी बात बोल दिया, क्या रहा है ये कि अगर कोई भी ऐसी संपत्ति है जिस संपत्ति का जो ट्रांसफर है वो कौन कर रहा है, उसका स्वामी नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति अंतरित करने का प्रवंजना करता है, ठीक है ना, ऐसा अंडरटेकिंग देता है कि हम तुमको ट्रांसफर कर देंगे, जिसके अंतरित करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है अपना अंडरटेकिंग देता है कि इस प्रॉपर्टी को मैं तुमको क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन असल में उसका अधिकार ट्रांसफर करने का नहीं बनता है क्योंकि वो उसका रियल ओनर नहीं है। और उसी समव्यवहार के भाग रूप कोई फायदा उस संपत्ति के स्वामी को प्रदत्त करता है, वह ऐसे स्वामी को निर्वाचन करना होगा कि वह या तो अंतरण की पुष्टि करे या उसे विसहमत हो। अब मान लो कि मेरी कोई दोस्त है, ठीक, मेरी कोई दोस्त है, उसके बिहाफ में मैंने बोल दिया किसी को कि ये जो है प्रॉपर्टी मैंने, मतलब मेरी एक दोस्त जो है वो बी नाम की है, ऐसे समझो, मेरी एक दोस्त है वो बी नाम की है और मेरी एक दोस्त सी नाम की भी है। तो सी जो मेरी दोस्त है उसको मैंने बोल दिया कि देखो मेरे फ्रेंड की ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है, मैं बोलूंगा दे दूंगा, ठीक है, एकदम लिख के रख लो, ये मैं प्रॉपर्टी तुम्हें दिला दूंगा, ठीक है, मैंने सी से बोल दिया ये। अब मैं बी के पास, क्योंकि प्रॉपर्टी वो मेरी नहीं थी लेकिन मैंने ऐसा वादा कर दिया है, ठीक है ना, ऐसा अंडरटेकिंग दे दिया है कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करा दूंगा। अब मैं गई बी के पास जिसका वो प्रॉपर्टी है, बी को सारी बातें मैं बताऊंगी। अगर बी जो प्रॉपर्टी की रियल स्वामी है अगर कह देती है कि ठीक है इस चीज पे मतलब इतना पैसा लेना है या क्या चीज करना है, इस पे मैं जो है प्रॉपर्टी सेल करने को या ट्रांसफर करने की राजी हूँ, ठीक है ना, तो अगर तो वो क्या कर देती है, पुष्टि कर देती है कि हाँ ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कर लेती है कि ठीक है हमें करना है, आप इतना दिलाइएगा तो हम इतना कर देंगे। इलेक्शन या तो वो हाँ में करेगी या तो ना में, या तो वो बेचेगी या तो नहीं बेचेगी। अगर बेचेगी तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसके रहते जो भी लाइबिलिटी है वो पूरा करके वो बेचेगी, ठीक है, और अगर ना करेगी तो ना कर देगी, तो कोई सवाल ही नहीं बैठता। अब यहाँ पे कह रहा है और पश्चात कथित दशा में वह ऐसे प्रदत्त फायदे का त्याग करेगा। और मान लो कि पहले तो बोल दिया कि ठीक है, पहले तो बोल दी कि ठीक है मैं बेचूंगी, और उसी दौरान जो है उसी के ट्रांजैक्शन में उसको कुछ लाभ किसी भी रूप में दे दिया गया मेरी फ्रेंड सी के द्वारा, तो और बाद में कहती है कि नहीं बाद में मुझे बेचना नहीं है। तो ये बताओ कि जो लाभ लिया गया है बी के द्वारा वो वापस करने का वो दायित्व रखती है कि नहीं रखती है, क्योंकि उसने तो अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं दी और लाभ पहले ही ले लिया, लायबिलिटी नहीं निभाया। तो बिल्कुल जो भी लाभ उसके द्वारा अर्जित किया गया है उसको
वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की सारी चीजें हैं। अगर आप से जुड़ी कोई प्रॉपर्टी है तो आप उस प्रॉपर्टी का या फिर आप जिस प्रॉपर्टी को ले रहे हो, आपको इलेक्शन करने का ऐसा मौका दिया जा रहा है, तो आप उस प्रॉपर्टी का सिर्फ प्रॉफिट वाला भाग नहीं लोगे, बल्कि उससे रिलेटेड जो लायबिलिटी है वो भी लोगे। दोनों साथ लेके चलोगे तब तो चीजें आगे बढ़ेंगी, वरना नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। वरना वो इलेक्शन आपका कहलाएगा ही नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, सुल्तानपुर का फॉर्म। एग्जाम्पल देखो, इलिस्ट्रेशन। सुल्तानपुर का फार्म ग की संपत्ति है। किसका संपत्ति है भाई, जरा देख लें, एक मिनट। सुल्तानपुर का फार्म जो है वो ग की संपत्ति है, जिसका मूल्य 800 रुपया है। क उसे दान के लिए लिखित द्वारा ख को अंतरण करने की प्रवंजना करता है। मतलब कि अब क कहता है कि दान कर दूंगा, उसे दान करने के लिए एक लिखित रूप में क जो है वो लिख के देता है ख को कि मैं तुम्हें ये जो ग प्रॉपर्टी है ना, ग की संपत्ति, ये तुम्हें दान में दिलवा दूंगा, ठीक है। ऐसा प्रोफेस करता है तथा उसी लिखित द्वारा ग को 1000 रुपए का फायदा प्रदान करता है। ग के पास अब 2 रास्ते हैं, उसमें से उसको एक रास्ता चुनना है, ठीक है। अब मान लो वही मेरी फ्रेंड वाला बात है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ ग जो है वो मेरी फ्रेंड सी है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया सी है, ठीक है। और ये जो है ये मैं हूं यानी ए है, और ये जो मेरी फ्रेंड है बी है, ठीक है। मैं मेरे ये ग का यानी मेरी फ्रेंड का कोई प्रॉपर्टी है, फार्म है, जो 800 रुपया उसकी कीमत है, और मैंने अपनी दूसरी फ्रेंड को बोल दिया कि ऐसा है, मैं ये तुमको लिख के दे दिया, जाओ वो वाली प्रॉपर्टी जो है ना ग की, वो मैं तुमको दान में गिफ्ट में दिला दूंगा, अंतरण करवा दूंगा, गिफ्ट के तहत ट्रांसफर करा दूंगा। तथा उसी लिखित द्वारा, और ये जो लिखा है ए ने बी को, ये लिखित दान का पूरा प्रारूप दिया है, यही लेकर के यह ग को 800 रुपया 1000 रुपए का फायदा प्रदान करता है। मतलब ये 800 है तो 1800 रुपया इसको ग को देने का ऐसा फायदा प्रदान करता है, ठीक है ना, कि तुमको 1000 रुपए में फायदा दे दूंगा। अब ग के पास, क्योंकि ग के पास एक ऑप्शन है कि 1000 रुपया ले ले वो और अपनी प्रॉपर्टी बी के नाम कर दे, ठीक। अब ग के पास क्या है, ग के पास, ग स्वामी है उस प्रॉपर्टी का, ग के पास एक ऑप्शन आ गया इलेक्शन का, और वो इलेक्ट करेगी, चाहे तो वो प्रॉफिट लेकर के अपनी प्रॉपर्टी दे दे, और चाहे तो मना कर दे। अगर प्रॉफिट लेगी, अगर वो 800 का 1000 रुपए लेगी, तब उसको अपनी प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी। अगर वो बोल देगी कि नहीं लेंगे, तो वो 1000 रुपया का प्रॉफिट भी उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही है, बहुत सिंपल सा है ये, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस वाला चीज नहीं है। हाँ, थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। देखो दिया है ना, आइदर ही चूज टू टेक द बेनिफिट 1000, या 1000 रुपया का बेनिफिट ले ले, या तो उस प्रॉपर्टी को रिफ्यूज कर दे ट्रांसफरी को देने में, ठीक। चलिए अब इसको थियरी जो है वो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इसेंशियल कंडीशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, वो हम एक एक करके देखेंगे। पहला कह रहा है कि अनऑथोराइज्ड ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, कह रहा है कि अ पर्सन इंटेंड टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी विच ही हैज नो राइट टू ट्रांसफर, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी संपत्ति अंतरित करने की प्रवंजना करना जिससे अंतरित करने का उसे कोई अधिकार ना हो। जैसे कि मेरी जो दोस्त थी, प्रॉपर्टी उसका था, सी का था, मेरा नहीं था, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, उसके बिहाफ पे क्या कर लिया, एक प्रॉमिस कर दिया, किसको, तो अपनी दूसरी फ्रेंड को, कि वो वाली प्रॉपर्टी मैं तुमको दिला दूंगा इतने रुपया में, ऐसे करके। तो हमेशा ये याद रखना कि अनऑथोराइज्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा ऐसा इंटेंशन या फिर प्रॉमिस दिलाया जाएगा जो उस प्रॉपर्टी का ओनर ना हो, ठीक। और फिर उसके बाद ओनर को ही इलेक्ट करना है, इसमें ओनर हैव टू इलेक्ट कि वो क्या करना चाहता है। इसके
इसके जो अनऑथराइज्ड ओनर है उसके साथ उसके ऑफर को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है या फिर उसके ऑफर को ठुकराना चाहता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाँ, अब यहाँ पे देखो दूसरा चीज क्या कह रहा है, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और एक्चुअल ट्रांसफर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि बस सपने में ट्रांसफर हो रहा है या फिर नाम मात्र का ट्रांसफर हो रहा है, कहने के लिए ट्रांसफर हो रहा है, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन यूज नहीं होगा। ट्रांसफर कैसा होना चाहिए? रियल ट्रांसफर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन बाउंड फॉर द इलेक्शन इन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर। ये तो मैंने जो एग्जांपल बताया सेम वही एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखो चौथा क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ वन ट्रांजैक्शन, मतलब एक सम व्यवहार में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रुक रुक के चीजें हो रही हैं। जैसे मैंने आपके पास इलेक्शन का ऑप्शन रखा है, आपको सेम समय पे ही उसके लिए या तो हाँ करना है या तो ना करना है, मतलब उसके साथ जुड़ी हुई आपको प्रॉफिट भी देख लेना और लॉस भी देख लेना है, और उसी समय जो है हाँ ना में आपको जवाब देना है समय लेकर के। ऐसा नहीं कि हाँ कल बोल दे रहे हैं ना कल बोलेंगे, ऐसा नहीं है। सेम ट्रांजैक्शन में ही इसका जवाब आना चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का, ठीक है, और क्लियर जवाब आना चाहिए। बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर क्या कह रहा है? The owner of property should get the benefit directly through the transfer. If the benefit is not received directly, then the owner cannot be forced to elect. देखो, और ये जो ट्रांसफर हो रहा है बेनिफिट का ना, ये ट्रांसफर का जो बेनिफिट है ये हमेशा ओनर को डायरेक्ट रिसीव होना चाहिए। अगर डायरेक्ट रिसीव नहीं हो रहा है तो उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि तुम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो ही करो, ठीक है ना। तो जो भी बेनिफिट इसको दिलाया जा रहा है जिस भी रूप में, वो डायरेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक्टिव पार्ट ऑफ प्रिंसिपल, मतलब इसका क्या मतलब है जरा देखो। अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन it is necessary for the person receiving the benefit to accept the deed completely। मतलब निर्वाचन के सिद्धांत के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति को विलेख को पूर्ण रूप से स्वीकार करना आवश्यक होगा। मतलब वही जो ओनर है जो लाभ प्राप्त कर रहा है उसको पूरी तरह से जो भी बातें लिखी गई हैं, दिया है ना यहाँ पे, पूरी तरह से जो भी विलेख लिखा गया है, ठीक, उसको पूरी तरह से डीड को जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पूरी तरह से जो भी डीड बना है, जो भी विलेख बना है, उस ट्रांजैक्शन का जो भी पेपर्स बने हैं उस पर पूरी तरह से अपनी सहमति देनी पड़ेगी, ठीक है। साइन मोहर जो भी लगता है वो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो आगे मोड ऑफ इलेक्शन। मोड ऑफ इलेक्शन भी होता है, मतलब कि निर्वाचन के ढंग होते हैं। तो पहला होता है एक क्लियर इलेक्शन और दूसरा होता है डिसरप्टेड इलेक्शन। और कोई इलेक्शन है देख लेते हैं। मतलब पहला है स्पष्ट निर्वाचन, दूसरा है विवक्षित निर्वाचन। दो तरह से निर्वाचन है, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। देखो पहले एक है क्लियर इलेक्शन। क्लियर से मतलब समझ ही रहे हो आप कि सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। द स्टेक होल्डर्स इज कंप्लीटली फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ट्रांसफर इफ ही एग्रीज विद द प्लान ऑफ द ट्रांसफर। he should give the information regarding the same either orally or in writing. The information given to the beneficiary should be unambiguous and clear। कह रहा है कि क्लियर इलेक्शन में ये होनी चाहिए जैसा पार्टी आपको बोल रही है उसी तरह आप जो है वो जवाब दीजिए। अगर आप एग्री कर रहे हो तो कर लो, आगे बढ़ो, रिजेक्ट कर रहे हो तो रिजेक्ट करके काम खत्म करो, ठीक है। और अगर आप एग्री कर रहे हो तो उस एग्री को आप किस तरीके से समझा सकते हो या बोल सकते हो कि हाँ हम एग्री हैं। तो चाहे तो ओरली आप बोल दो, चाहे तो आप रिटन मोड में जो है अपना कंसेंट जो है उस चीज पे भेजा दो कि हाँ हम इलेक्ट कर लिए हैं। और जो भी बात लिखी होनी चाहिए, जो भी बात इलेक्शन में कही जानी चाहिए बाय द ओनर,
वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह का अस्पष्टता नहीं होना चाहिए। ये तो है क्लियर इलेक्शन। दूसरा है डिसरप्टेड इलेक्शन। इसमें क्या कह रहा है? डिसरप्टेड इलेक्शन विल टेक प्लेस इन द फॉलोइंग 3 सर्कमस्टांसेस। 3 ऐसी सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां बनती है जिसमें जो इलेक्शन का मैनर है वो क्या हो जाता है? डिसरप्टेड हो जाता है। पहला तो क्या कह रहा है कि यदि निर्वाचन करने वाला अभीष्ट व्यक्ति प्रदत्त लाभ को स्वीकार कर ले। ठीक है ना? मतलब अभीष्ट का मतलब क्या होता है? अगर इलेक्टेड जो व्यक्ति है उसको क्या कर ले रहा है? लाभ को स्वीकार कर रहा है। किसको स्वीकार कर रहा है? सिर्फ लाभ को स्वीकार कर रहा है। यदि प्रदत्त लाभ का लगातार 2 वर्ष तक उपयोग कर लिया है, ठीक है, कर लिया है, जिसने स्वीकार किया उसने 2 वर्ष तक उस लाभ को कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। और तीसरा क्या है? यदि प्रदत्त लाभ का उपयोग इस प्रकार से किया हो कि उसे मूल रूप से वापस किया जाना संभव ना हो। मान लो आपने लाभ ले लिया, ठीक है, प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी आपने दी ना दी उसका बात अलग ही है, अभी बीच में ही वो फंसा हुआ है, लेकिन आपको लाभ ही लिए हुए 2 वर्ष हो गया और अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि अब मूल रूप उसका वापस करना बड़ा मुश्किल है। मतलब जिस रूप में आपको दिया गया था वो सामान, जो भी प्रॉफिट दिया था, उसका जो रियल रूप था, मूल वास्तविक रूप सा था, उस रूप में सामने वाले को वापस किया जाना संभव नहीं है। तो फिर क्या हो जाता है? वो डिसरप्टेड इलेक्शन हो जाता है। मतलब उसमें इलेक्शन क्लियर नहीं हो पाता। पहले तो लाभ ले लिया, 2 साल तक यूज किया और अब उसको यूज करके भी उसको रियल फॉर्म में बैक नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा इलेक्शन जो है डिसरप्टेड इलेक्शन हो जाता है। चलिए, एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के भी कुछ अपवाद होते हैं और वो अपवाद क्या है कि स्वतंत्र हित का स्वतंत्र अंतरण, मतलब इंडिपेंडेंट ट्रांसफर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट। क्या कह रहा है इसका मतलब? if both the transfer of unauthorized property and the grant to the benefit are considered as two independent transfer in the same transaction and the same deed, then the owner of the affected property cannot be forced to make an election. एक बार हिंदी में देखो क्या कह रहा है। यदि अनअधिकृत संपत्ति, मतलब एक कोई अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, उसका कोई स्वामी वामी मिल नहीं रहा है, तो यदि कोई अनअधिकृत संपत्ति का अंतरण ट्रांसफर कर देता है एवं उससे लाभ ले लेता है एवं लाभ प्रदान दोनों ही एक समव्यवहार में कर लेता है, वह एक ही विलेख में 2 स्वतंत्र अंतरण के रूप में रखे गए हों, तो निर्वाचन हेतु प्रभावित संपत्ति के स्वामी को निर्वाचन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कोई अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, जिसमें ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति अपना उसको ओनर समझ रहा है, तो उसके ऊपर ये इलेक्शन की सारी चीजें लागू नहीं होंगी। तो बस ये याद रख लीजिएगा, अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी का अगर ट्रांसफर होता है तो उसमें ये नहीं होता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कॉन्ट्ररी पर्पस। पर्पस ही दूसरा है, मतलब जो डीड बना है, डीड पे ऐसा डीड बन जाए, ऐसा कोई डीड बन जाए, पत्र बन जाए, विलेख बन जाए, ठीक है, जिसमें ये लिखा हो कि इस विलेख में या इस डीड के तहत ये काम किया जा रहा है, इसमें कभी भी डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन लागू नहीं होगा, तो फिर उस पे भी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन नहीं लागू होता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ग्रांट में, मतलब सरकारी अनुदान जो होता है उसमें भी ये अप्लाई नहीं होता है, सरकारी अनुदानों में भी अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में जो है, सॉरी, इंडियन लॉ और उसमें क्या बोलते हैं, इंग्लिश लॉ में अंतर है। एक अंतर हम देख लेंगे, ठीक है, एक अंतर हम देख लेंगे, बाकी का आप पढ़ लेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि यदि संपत्ति का स्वामी, डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड इंग्लिश लॉ ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का, यदि संपत्ति का स्वामी भारतीय विधि में निर्वाचन अस्वीकार करता है तो संपत्ति अंतरी के पास चली जाएगी, इसके अलावे स्वामी को कुछ प्राप्त नहीं होगा, जबकि अंग्रेजी विधि में संपत्ति के अलावा उसे हर्जाना भी प्राप्त होगा।
मतलब क्या कह रहा है भाई, इफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी रिफ्यूज, मान लो कि ओनर मेरी जो फ्रेंड थी उसने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं लेना है मुझे, ठीक है ना, इंडियन लॉ में, देन द प्रॉपर्टी विल गेट टू द ट्रांसफरी, उसके पास चला जाएगा वापस से। अपार्ट फ्रॉम दिस द ओनर विल नॉट रिसीव एनीथिंग, ओनर को कुछ नहीं मिलेगा। ओनर ने पैसा लिया, कुछ समय बाद वापस कर दिया, तो ओनर को उसके लिए क्या होगा, कोई हर्जाना जो है वो नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही अगर इंग्लिश लॉ में हुआ, ओनर ने पहले रिसीव कर लिया प्रॉफिट और बाद में उस अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो उसको उसका जो है लॉस भी बेयर करना पड़ेगा, ये हर्जाना भी भरना पड़ेगा, ठीक है ना। जितना भी कॉम्पनसेशन क्षतिपूर्ति हुआ है सामने वाले व्यक्ति से जिससे वो प्रॉफिट ले लिया था उस प्रॉपर्टी के बदले में, उसके लिए उसको हर्जाना भी भरना पड़ेगा। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉफिट को वापस कर देने से काम नहीं चलेगा, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये 2-3 है, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी रूल अगेंस्ट एक्युमुलेशन क्या है, फिर उसके बाद आपका अपॉर्शनमेंट क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन आप लोग ज़रूर बेयर एक्ट, टीपीए के बेयर एक्ट के 35 सेक्शन से पढ़िएगा। फिर अगर आपके पास ये वीडियो है तो इसको आप देख लीजिएगा और इस मटेरियल्स को रीड कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। आई होप ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।